अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसारत इश्क पार्ट 4। अहद अभी अभी घर पहुंचा था। रिजा के ख्यालों में गुम मुस्कुराता कमरे में पहुंचा। मुस्कुरा रहा था तभी उमर कमरे में आया। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि द मोस्ट सीरियस पर्सन ऑफ दिस हाउस मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है भाई। उमर आंखें मलते एक्टिंग करने लगा। अहद उसकी बात में मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं उमर, बस ऐसे ही। अहद ने सर खुजाते हुए कहा। कौन है वो भाई? उमर ने शक की नज़रों से उसे देखा। कौन उमर? अहद ने नासमझी से पूछा। वही अहद बेटा जी, जिसकी वजह से आजकल अकेले अकेले मुस्कुराया जाता है। दादाजी और दादी उसके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली। दादी तो मुस्कुरा रही थी। दादाजी को लगा कि वो मरहा का नाम लेगा। दादाजी, दादाजी है बस। अहद मुस्कुराते पुरस्कार अंदाज में कहा। मरहा है ना वो खुश नसीब। दादाजी ने मुस्कुरा के कहा तो अहद और दादी की मुस्कुराहट सिमट गई। अहद को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो खुद पे काबू पा गया। नहीं दादू, मैं मरहा को नहीं, किसी और को चाहता हूँ। अहद ने कहा तो दादाजी हैरान हो गए। वो तो मरहा को अहद की दुल्हन बनना देखना चाहते थे। इसी सिलसिले में उससे बात करने आए थे। अशफाक और सारा दोनों को बहुत गुस्सा आया जब उन्हें अहद को उसका शेयर देना पड़ा। इसलिए वो सीधा काजिम साहब के पास पहुंचे ताकि उन्हें मरहा और अहद की शादी के लिए कायल कर सके। उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें मना ही लिया था। वो बस अहद की दौलत पे नजरें गाड़े बैठे थे। पर अहद, मैं चाहता था कि तुम मरहा से शादी करो, घर की बच्ची है। दादाजी ने उसे समझाने की कोशिश की। दादू, आपके लिए क्या वाकई मैं अहम हूँ? अहद ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उम्मीद से उन्हें देखने लगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे बच्चे? तुम मेरे आमीन की आखिरी निशानी हो मेरे पास। तुमसे अहम मेरे लिए कोई नहीं बेटा, दादू ने मोहब्बत से कहा। तो अपने इस बेटे की एक बात नहीं मानेंगे? अहद ने उम्मीद से उनकी तरफ देखा। हाँ बेटा बोलो। दादू, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मरहा से नहीं। इसलिए हम बेहतर साथी ढूंढेंगे। उसके लिए हम बेहतर साथी ढूंढेंगे। बस दादू, मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरा रिश्ता वहाँ ले जाए। अहद के कहने पे दादाजी चुप हो गए। दादी उन्हें परेशानी से देखने लगी। दादाजी कुछ भी बोले बगैर वहाँ से चले गए। दादाजी कुछ ना बोले। दादी भी परेशान हो गई। उमर तो बस चुप सब कुछ देख रहा था। दादी, अहद उनकी तरफ मुड़ा। दादी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द तुम्हारे दादा मान जाएंगे। बस तुम थोड़ा सा सब्र रखो। वैसे उसका नाम क्या है? दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिजा नाम है उसका। अहद ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें बताया। कैसी दिखती है वो? दादी ने मजीद तहकीकात की। बेहद हसीन। मैंने आज तक उस जैसा कोई नहीं देखा दादी। सबसे अलग है वो, जिसने अहद मजीद का दिल चुरा लिया। अहद खोए खोए अंदाज में मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। बाहर खड़ी मरहा जो सब सुन रही थी, उसके तन बदन में आग लग गई। गुस्से से लाल होते हुए वहां से चली गई। अपनी जगह वो किसी और को नहीं लेने दे सकती थी, पर दादी वो देख नहीं सकी। जिस लड़की का मैंने आपसे उस दिन जिक्र किया था ना, ये वही लड़की है। मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। उसने जब दादी को बताया तो दादी को धचका लगा तो दादी परेशान हो गई। उनके पोते की शादी एक अंधी लड़की से। लेकिन अपने पोते की आंखों में मोहब्बत के दिए जलते देख वो चुप हो गई। पर बेटा, वो देख नहीं सकती। ऐसे कैसे हम तुम्हारी शादी एक मासूम लड़की से करा दे? दादी ने उसे नरमी से समझाया। उनकी बात पे अहद तड़प गया। दादी, वो माजूर नहीं है, वो कई लोगों से बेहतर है जो इस घर में हमारे अपनों की सूरत में रहते हैं। दादी, तो क्या हुआ? वो देख नहीं सकती। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क उसकी आंखों की रोशनी बनेगा। वो आंखें और मैं उसकी रोशनी। दादी, मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत हुई है। प्लीज़ मेरी मोहब्बत की तौहीन मत कीजिए। अहद, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, इस पे अमल बहुत मुश्किल है। तुम आज कह तो रहे हो, कल उसकी ये कमी तुम्हारा बोझ बन जाएगी जो उसे बहुत तकलीफ देगी। दादी ने उसे समझाना चाहा। दादी, मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो उस पे बोझ बन जाए। महबूब को उसकी कमी से भी मोहब्बत की जाती है दादी, और मैं अपनी रिजा की हर कमी से मोहब्बत करूँगा। मैं उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। पर अहद, एक बार सोच लो, लोग क्या कहेंगे? हमारे स्टेटस। लोग कहेंगे कि अहद मजीद को एक अंधी लड़की के अलावा कोई और नहीं मिली शादी करने के लिए। दादी ने असल बात बताई। दादी, लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे अपनी रिजा चाहिए। और वैसे भी आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते।
दादी मुड़ के खिड़की की तरफ चली गई। उमर भी कब से सब सुन रहा था। वो और दादी उसके लहजे में वाज़ेह ज़िद और जुनून मौजूद महसूस कर सकते थे। दादी चुप हो गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उमर अपने भाई के लिए बहुत बहुत खुश था। वैसे भाई, ये कहावत है कि मोहब्बत अंधी होती है। आप तो इस बात की जीती जागती मिसाल है। आप और आपका साथ दे कोई आपका साथ दे ना दे, मैं ज़रूर दूंगा। उमर की बात पे अहद ने उसे गले लगा लिया। दादी चाहती थी कि वो एक बार फिर अपने फैसले पे गौर करे, लेकिन रिजा की मोहब्बत में वो अंधा हो चुका था। अब कैसे होगी रिजा अहद की? उसने मोहब्बत का एतराफ़ तो कर दिया, लेकिन कैसे रिजा अहद की ज़िंदगी में शामिल होगी? अगली किस्त में कुछ होने वाला है, और मरहा आगे क्या करेगी? अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। रिदा अम्मी से मुखातिब थी। सब शादी से थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचे थे। रिजा कमरे में थी, चेंज करने गई थी। रिदा बहुत थक चुकी थी तो किचन में अपने लिए चाय बनाने गई थी, तो सामने अम्मी पहले से ही चाय बना रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। आते ही स्टूल पे बैठ गई और चहकते हुए अम्मी से बोली, क्या बात है मेरी बेटी, क्यों इतनी खुश है आज? अम्मी ने कप्स में चाय उंडेलते मुस्कुराते हुए रिदा से पूछा। आज रिदा बहुत टाइम बाद ऐसे खुश लग रही थी। अम्मी, हमारी रिजा ने आज हारिस को बता दिया कि वो बहुत मजबूत है। पता है आपको अम्मी, रिजा ने पहली मर्तबा उसे इतनी बातें सुनाई हैं। बेचारे का मुंह देखने के काबिल था। रिदा ने खुश होते हुए अम्मी को रिजा की एक एक बात बताई। अम्मी को रिजा के लिए खुशी हो रही थी। नहीं, पता नहीं रिदा, मेरी रिजा की किस्मत में क्या लिखा है और दुख है उसकी ज़िंदगी में। अम्मी की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। रिदा चाय का कप साइड पे रखती हुई बोली, अम्मी आप ऐसे रोएंगी तो रिजा को कौन संभालेगा? इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द रिजा रिजा देखने लगेगी, आप फिक्र मत कीजिए। रिदा ने उनके कंधे पे हाथ रखा। रामेन ने इस बात में सर हिलाया। आप ही रिजा भी उसे आवाज़ देती किचन में पहुंच गई। रामेन ने फौरन आंसू साफ किए। रिजा तुम? मैं तो कमरे में ही आ रही थी। रिदा रिजा रिजा तक पहुंची और उसके चेहरे पे हाथ रखती हुई बोली। रिजा ने रिदा का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं आपी, अब मैं आ गई हूँ ना। रिजा चाय पियोगी? रामेन बेगम ने कहा तो रिजा तो चाय की दीवानी थी, फौरन से मान गई। रामेन ने उसे भी चाय दी। रिदा, कल हमजा की अम्मी की कॉल आई थी, वो मैं भूल गई थी। रामेन ने सर पे हाथ मारते हुए कहा तो रिदा के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए। उसे अब हमजा से नफरत सी होने लगी थी, पर उस दिन के बाद हमजा ने पता नहीं क्यों उससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी थी। उसने ना चाहते हुए भी उसे माफ़ कर दिया था। क्यों अम्मी अचानक? रिदा ने नज़र चुराते हुए आम से लहजे में कहा। क्या हुआ आपी? हमजा भाई का नाम सुनकर शर्मा गई क्या? रिजा उसे छेड़ते हुए बोली। रिदा ने अम्मी की तरफ देखा जो उन दोनों को देख रही थी और रिजा की बात पे हंस रही थी। उसे ना चाहते हुए मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लेना पड़ा। रिदा, तुम पिछले 3 साल से उन्हें टाल रही हो, वो कल आ रही है शादी के बारे में बात करने। रामीन ने उसके सर पे बम फोड़ा। रिदा तो परेशान हो गई। अम्मी, रिजा को उस घर को मेरी ज़रूरत है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। रिदा ने नज़र चुराते हुए कहा। उसे अभी बिल्कुल भी हमजा का या शादी का जिक्र तक गवारा न था। रिदा, कब तक तुम शादी से इनकार करती रहोगी? 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और रिजा की या हमारी फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। उसकी अम्मी ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे समझाने लगी। वो काफ़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। हाँ अपी आप अम्मी हाँ अपी अम्मी ठीक कह रही है। आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। आपको भी हक है सेटल होने का, अपनी फैमिली बनाने का। आप कब तक ये मेरे लिए खुद के ख्वाबों को रौंदती रहेंगी? देखिए आपी, जहाँ तक बात हमारी है तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। रिजा ने रिदा के हाथ पे हाथ रखा और उसे ज़ोर से दबाया। पर रिदा ने कुछ कहना चाहा तो रिजा ने उसकी बात काटी। परवर कुछ नहीं आपी, कल हमजा भाई की अम्मी आ रही है शादी के सिलसिले में, और हर बार की तरह शादी को आगे नहीं करेंगे। हाँ रिजा सही कह रही है। बस अब तुम हमारी फिक्र छोड़ो और अब अपना घर बसाने का सोचो। रामेन ने कहा तो रिदा बेबस सी हो गई और उन्हें देखते रह गई। हैदर घर पहुंचा तो सामने मामा लाउंज में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम। हैदर ने आते ही सबा बेगम को सलाम किया। सबा यासीन हैदर की माँ थी। हैदर
उनकी इकलौती औलाद थी। यासीन साहब का अपना बिजनेस था, लेकिन हैदर अपना नाम कमाना चाहता था। वो लंदन से अहद के साथ ही पढ़ाई करके लौटा था। यासीन साहब हैदर के बेहतरीन दोस्त थे। हैदर दिल की हर बात उनसे शेयर करता था, हत्ता कि रिदा के बारे में भी अपने डैड को बता चुका था। वालेकुम अस्सलाम। सबा ने घूर के हैदर को देखा और जवाब दिया। हैदर ने डैड को देख के आंखों से इशारा किया कि मॉम को क्या हुआ, आग का गोला क्यों बनी हुई है। यासीन साहब सामने सोफे पे बैठे थे, उन्होंने गर्दन कटने के इशारा किया। हैदर को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। मॉम सब ठीक तो है ना, आप इतनी रात तक जाग रही है, और क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों है। हैदर ने डरते डरते पूछा। मुझसे पूछ रहे हो तुम क्या हुआ? मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए था, क्या चल रहा है सब। तुम बाप बेटे क्या खिचड़ी पका रहे हो, हाँ? और ये लड़की का क्या चक्कर है? सबा ने पहले तीखी नज़र अपने शौहर नामदार पे डाली, जो दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पे सजाए ऐसे बैठे थे कि जैसे 1000 मासूम मरे होंगे तो वो पैदा हुए हों। और फिर अपने बेटे को देखा, जिसको खटका सा लग गया। भूल गया था कि उसके डैड उसकी मॉम से कुछ नहीं छुपाते। डैड सब बता दिया मॉम को? उसने यासीन साहब की तरफ देखा। गलती से मुंह से निकल गया बेटा जी। उन्होंने सबा की तरफ चोर नज़रों से देखा, जो दोनों को बड़ी खतरनाक नज़रों से घूर रही थी। डैड अभी नहीं बताना था, हैदर ने मासूमियत से कहा। फिर सबा की तरफ मुड़ा। मॉम मैं आपको बताने ही वाला था, बस थोड़े टाइम बाद, उसने कहा तो सबा ने उसकी बात काटी। हाँ अभी भी मुझे कुछ बता पता ना चलता अगर तुम्हारे डैड के मुंह से ना निकलता। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आजकल हैदर बड़ा काम में बिजी रहता है, तो तुम्हारे डैड ने कहा कि आजकल तुम अहद की सेक्रेटरी के चक्कर में घनचक्कर बने हुए हो। शुक्र उन्होंने मुझे बता तो दिया, वरना तुम्हारी शादी के बाद ही बताने का इरादा रख रहे थे तुम। सबा ने उसका सबा ने उसको पकड़ लिया तो हैदर के चेहरे पर हंसी आई। आह मॉम छोड़े ना, मैं आपको बताने ही वाला था सच में। हैदर ने कान छुड़वाने की खूब कोशिश की। सबा ने उसका कान ना छोड़ा। कब बताने वाले थे? डैड को बता दिया था। अब जब पोल खुल चुकी है तो बताओ मेरी होने वाली बहू कैसी है। सबा ने मुस्कुराते हुए उसे हैरान कर दिया। इसका मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं? हैदर की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे क्या एतराज़ होगा, मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशी ही चाही है, बस तुम मुझे मेरी बहू से मिलाओ। सबा बहुत खुश थी। थैंक यू मॉम, आई लव यू। हैदर ने उन्हें ज़ोर से गले लगाया। यासीन साहब बहुत खुश थे, वरना उन्हें तो लग रहा था कि आज पक्की क्लास लगने वाली थी। शुक्र है बेगम आप मान गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे और अपने बेटे को आज धक्के मार के घर से निकाल के रख देंगी। यासीन साहब भी उन तक आए और सबा के कंधे पे बाजू फैलाया। वो हंसते हुए बोले। हैदर शरीर सा मुस्कुराया। सबा ने उन्हें घूरी से नवाजा और फिर सभी हंस पड़े। हाँ आप बाप बेटे ने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं है। बचपन से आज तक हैदर मुझसे पहले आपसे हर बात शेयर करता आ रहा है, और आप भी उसकी हरकतों पे उसे झिड़कने के बजाय उसका साथ देते आए हैं। सबा ने गुस्से से कहा, और दूसरी तरफ हैदर था। हाँ तो झिड़कने के लिए, डराने के लिए आपकी घूरी काफ़ी है बेगम। और वैसे भी मैं अपने बेटे का बाप होने के साथ साथ उसका दोस्त भी हूँ। क्यों हैदर? यासीन साहब ने हैदर की तरफ देखा। यस डैड। हैदर ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। वैसे हैदर मेरी बहू से कब मिलवा रहे हो? मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। कोई तस्वीर है उसकी? सबा बहुत बेसब्री हो रही थी। हाँ हैदर हाँ हाँ हैदर, तुम्हारी मॉम से सब्र नहीं हो रहा। आज तक हम दोनों का खून चूसती आई है, अब तुम्हारी बीवी के आने के बाद उसका खून चूसेगी ये, है ना बेगम? यासीन साहब उन्हें तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। सबा बेगम ने दांत पीस के उन्हें घूरा और उनका हिसार तोड़ दिया। यासीन साहब उनकी घूरी देख के चुप हो गए। उन्हें नहीं अपनी बैंड उन्हें अपनी बैंड नहीं बजवानी थी। मॉम एक ही तस्वीर है, वो भी चुपके से ली थी। अगर रिदा को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। हैदर ने उसकी तस्वीर, जो बहुत एहतियात से गैलरी के सेफ फोल्डर में छुपा के रखी थी, उन्हें दिखाई। तस्वीर में रिदा बड़े मगन अंदाज में लैपटॉप पे काम कर रही थी, रेड कलर के ड्रेस में। वो हैदर को तो हसीन लग ही रही थी, लेकिन यासीन साहब और सबा भी उसकी पसंद को दाद दिए बगैर ना रह सके। माशाल्लाह ये तो बहुत खूबसूरत है, वैसे बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी हैदर। सबा बेगम तस्वीर को गौर से देखते हुए बोली। हाँ बेगम, हमारे घर की बहू है तो खूबसूरत, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि
इस कौवे की शक्ल को वो कैसे पसंद कर गई? खुद तो इतनी प्यारी है, लेकिन पता नहीं चॉइस बहुत गंदी है रिदा की। यासीन साहब हंसी दबाते हुए हैदर की नाक खींचते हुए बोले। सब आपस मुस्कुरा कर रह गई। हैदर का तो मुंह खुल गया। डैड, अब ऐसी बात भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं, काफ़ी हैंडसम हूँ मैं भी। लंदन में सारी नहीं तो 2-3 लड़कियां तो मुझ पर ज़रूर मरती थी। बाकी सब तो अहद के पीछे मक्खियों की तरह घूमती थी। हैदर ने सफाई दी, आखिर बात आहिस्तगी से कही। हाँ हाँ, माशाल्लाह, मेरा बेटा भी कम नहीं है, बहुत हसीन है ये। सबा ने भी उसकी तायद की। मॉम, हसीन नहीं, हैंडसम, हैदर ने दरस्तगी की। अच्छा भाई, जो भी है, मुझे इसका एड्रेस दो। कल मैं और तुम्हारे डैड रिश्ते ले जाते हैं। उसकी मॉम ने तस्वीर देखते हुए बोला। मॉम, एक प्रॉब्लम है। मैंने अभी तक रिदा को नहीं बताया कि मैं उसे चाहता हूँ। एक वन साइड ये एक वन साइड लव है। मैं बहुत जल्द उससे बता दूंगा, फिर उससे शादी करूंगा। हैदर ने बताया तो सबके मुंह खुल गए। हैदर, तुमने अभी तक रिदा को नहीं बताया? तो जल्दी बताओ, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। मैं अब बहू लाना चाहती हूँ। सबा ने उसके सर पे चपत लगाते हुए कहा। तो यासीन साहब भी यही कह रहे थे। हैदर ने जज्बात में सर हिलाया। हाँ मॉम, बहुत जल्द बताऊंगा, पहले कुछ ज़रूरी काम तो कर लूँ। हैदर के दिमाग में कुछ पक रहा था। वो हमजा को रिदा की ज़िंदगी से निकाल बाहर करना चाहता था, लेकिन शायद अभी कुछ और होना बाकी था। मरहा जब से अहद की बात सुन के आई थी, गुस्से से पागल हो रही थी। वो कमरे में तोड़ फोड़ कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अहद ने कैसे धड़ल्ले से उस लड़की का नाम ले लिया, जबकि मैं मरहा अशफाक, जो कई सालों से उसकी मोहब्बत में कैद हूँ, उसे मेरा एक ज़र्रा भर भी एहसास नहीं हुआ। मरहा ने अपने ड्रेसिंग टेबल से सारी कीमती परफ्यूम्स की बोतलें ज़मीन पर पटक रही थी और साथ साथ चिल्ला भी रही थी। नहीं, अहद सिर्फ मेरा है, बचपन से चाहा है मैंने उसे। इतनी आसानी से तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे उस लड़की को रास्ते से भी हटाना पड़े तो मैं करूँगी। मरहा अहद से मुखातिब पागल हो चुकी थी। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो है कौन? मरहा मुसलसल कमरे में चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। दादी को तो पता होगा ना? नहीं नहीं, दादी से नहीं। एक काम करती हूँ, फरियाल के भाई रावे को बोलती हूँ। वो तो डिटेक्टिव है। वो मुझे पता इस लड़की के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दे देगा। फरियाल मरहा की दोस्त थी। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया और राफे को कॉल की। इस सब उससे सब बात बता गई। राफे सब समझ गया। उसने अहद के बारे में पूछा। वो अहद के ज़रिए बहुत आसानी से रिजा तक पहुंच सकता था। मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। वैसे काम के बाद उसे मिल जाते। अब देखती हूँ मैं डार्लिंग। अहद, तुम कैसे किसी और के होते हो? उस लड़की का नाम ना दुनिया से मिटा दिया तो मेरा नाम भी मरहा नहीं। मरहा शैतानी हंसी हंस के उसे बेबस उस हंसी हंस के बस जल्दी से जल्दी अहद को अपना बनाना चाहती थी। अगली सुबह रिदा ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। अम्मी काम में मसरूफ़ थी। अचानक लैंडलाइन पे कॉल आई। आसपास कोई नहीं था तो मजबूरन रिजा को फ़ोन उठाना पड़ा। हेलो। हेलो। रिजा की आवाज़ रिसीवर पे उभरी तो अगले इंसान की तो जैसे सुबह हसीन हो गई। हेलो, कौन है? रिजा ने हट से रिजा ने कहा तो जवाब नहीं आया। अहद अपनी चेयर पे सर गिराए आंखें मूंदे उसकी आवाज़ को महसूस कर रहा था। मोहब्बत भी क्या शय है, अच्छे खासे इंसान को हिला देती है। ये बात आज अहद को समझ आ रही थी। हेलो, कौन है? बात करने की जहमत नहीं करनी तो फ़ोन क्यों किया है? रिजा को आखिरकार गुस्सा आ गया था। अहद ने आज तक उसका मासूम रूप देखा था। गुस्से वाला रूप देख के वो हैरान रह गया। उसकी हैरानगी मुस्कुराहट में बदल गई। रिजा को जब मज़ीद कोई जवाब नहीं मिला तो फ़ोन रख दिया। फिर से कॉल आई। उसने फिर फ़ोन उठाया। हेलो, कौन है? प्लीज़ कुछ बोलो, रिजा ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। तो अहद आंखें बंद किए उसकी आवाज़ के गुस्से को महसूस कर रहा था। उसकी आवाज़ से उसे दिल में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। वो मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। रिजा, कौन है बेटा? उसकी अम्मी फारिग होके बाहर आई तो रिजा को किसी से फ़ोन पे बात करता देखा तो पूछ बैठी। पता नहीं अम्मी, कोई पागल इंसान है, फ़ोन करके लगता है भूल ही गया है कि बात भी करनी होती है, रिजा ने गुस्से से कहा और फ़ोन फिर से पटक दिया। अहद उसकी बातों पे सिर्फ मुस्कुरा ही सका। हाँ, सही कहा मेरी जान, पागल तो मैं हो ही चुका हूँ। तुम्हारे इश्क में तो बिल्कुल पागल हो चुका हूँ। अहद की ग्रे आंखों में बहुत मोहब्बत थी रिजा के लिए। पता नहीं उस रिजा की आवाज़ सुन के दिल को उसे सुकून मिलता था, जो पहले कभी उसे महसूस नहीं हुआ था।
वो रिजा के ख्यालों में गुम था कि अचानक उसका फ़ोन बजा तो देखा कि उसके जासूस और दोस्त असफंद की कॉल थी। हेलो असफंद, बोलो, जो काम कहा था हुआ? अहद ने असफंद की कॉल उठाते ही कहा। यस सर, काम हो गया। रिजा मैडम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है सर। रिजा मैडम कॉलेज से वापसी पे एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी छिन गई। वो तर्क बतर्क सब बता रहा था। ये पता है मुझे ये बताओ कि वो कब घर से निकलती है, कहाँ ज़्यादातर आना जाना है उसका, सब। अहद से सब्र नहीं हो रहा था, वो रिजा को देखना चाहता था। सर, मैडम शाम को वॉक के लिए अपनी दोस्त आयशा या भाई रुशान के साथ निकलती है। वैसे मैडम ज़्यादा घर से नहीं निकलती, लेकिन मोहल्लेदारों के मुताबिक जब वो ठीक थी तो बच्चों के साथ खेला करती थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं आती जाती। मेरी रिजा ने बहुत कुछ देखा है, अपनी कमी के साथ वो ज़िंदगी को जी रही है, ये उसकी हिम्मत है। अहद ने दर्द से आंखें मूंदते हुए कहा। और कोई ख़ास बात? अहद ने मज़ीद पूछा। नहीं सर, कोई ख़ास बात नहीं, मज़ीद कुछ पता चलने पे आगाह करता हूँ। ठीक है, मुझे हर पल की खबर चाहिए। और देखो कि रिजा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी बहाने से मदद कर देना। अहद ने असफंद को उसकी सिक्योरिटी सौंपी थी। वो नहीं चाहता था कि रिजा को कोई भी तकलीफ़ और पहुंचे। अब रिजा उससे कुछ वक्त के लिए दूर थी, बहुत जल्द वो उसे अपना बनाने वाला था। रिजा आशी के साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। अम्मी रुशान के साथ मार्केट गई हुई थी, रिदा ऑफिस में थी। इस वक्त कौन है? रिजा ने दस्तक सुनी तो आशी से बोली। वो काफ़ी अचंभे में थी। यार आंटी होगी, आशी ने कहा। यार अभी अम्मी को निकले तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी, रिजा ने गंभीर लहजे में कहा। अच्छा, मैं देखती हूँ, आशी उठी। घंटी लगातार हो रही थी, रिजा काफ़ी झंझलाहट का शिकार हो रही थी। ऐसा लगता है बेल पे हाथ रख के भूल गया है ये इंसान। रिजा को अब गुस्सा आने लगा। आ रही हूँ, सब्र कर लो भाई, ऐसा लग रहा है कयामत आ गई है। आशी ऊंची आवाज़ में बोलती दरवाजे तक गई। है? यहाँ तो कोई नहीं है। आशी ने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पे कोई नहीं था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई पर किसी का नाम भी नहीं था। अचानक उसकी नज़र एक छोटे साइज़ के गिफ्ट बॉक्स और लाल गुलाबों के गुलदस्ते पे पड़ी, वो जो वहाँ रख कर कोई चला गया था। ये किसने छोड़ा? आशी ने उठाया और गौर से देखने लगी। चिट भी है, क्या लिखा है? उसने बॉक्स के ऊपर लगी चिट खोली तो उस पर लिखा था, फॉर यू रिजा। इस पे सिर्फ इतने अल्फाज ही लिखे थे, ना देने वाले का पता लिखा था, ना नाम। ये किसने भेजा है रिजा के लिए? आशी गिफ्ट को घूर घूर के देख रही थी। वो अंदर आई। रिजा, ये किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है, आशी ने रिजा को बताया। क्या आशी? रिजा हैरान थी कि किसी ने उसके लिए क्या भेजा है। यार ये लाल गुलाबों का गुलदस्ता है और गिफ्ट भी है। आशी हाथों में गिफ्ट और फूल लिए हैरानगी से देख रही थी। आशी रिजा के पास बैठी और ढूंढने लगी, देने वाले का नाम पता सब कुछ। पर आशी, मुझे कौन ये सब भेजेगा? रिजा ने परेशानी से पूछा। पता नहीं रिजा, मुझे नहीं पता, नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ, बस लिखा है तुम्हारे लिए रिजा। आशी ने चिट डस्टबिन में डाल दी। आशी गिफ्ट खोलो, पता नहीं कौन ऐसा बेहुदा मजाक कर रहा है, रिजा ने गुस्से से कहा। उसके साथ आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। आज अचानक किसी का गिफ्ट और गुलाब के फूल उसे परेशान कर रहे थे। वाह रिजा, इसके अंदर तो बहुत खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ हैं और एक और बॉक्स भी है, इसमें तो चांदी की पायल है। आशी ने गिफ्ट खोला तो काफ़ी हैरान हो गई। कांच की चूड़ियाँ थी और सबसे बढ़ के चांदी की खूबसूरत पायल थी। आशी का मुंह खुल गया। उसे सब बहुत पसंद आया था, लेकिन जिसके लिए भेजी गई थी उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। वो इस कश्मकश में थी कि उसे किसने ये सब भेजा होगा। पर आशी, मुझे कौन भेज सकता है ये सब? रिजा ने परेशानी से आशी को मुखातिब किया, जो बड़े शौक से वो देख रही थी। हाँ, पता नहीं रिजा, लेकिन जो भी हो, पायल बहुत हसीन है। आशी उसकी बात पे चौंकी। रिजा काफ़ी डरी हुई थी। आशी, तुम्हें गिफ्ट की पड़ी है, यह मेरी जान जा रही है कि कौन है इन सब के पीछे। और तुम? रिजा को गुस्सा आ गया। रिजा यार, फिक्र मत करो, हो सकता है तुम्हारा कोई चाहने वाला हो। देखो ना, लाल रंग तो मोहब्बत की निशानी होती है। क्या पता तुम्हारा कोई आशिक ये सब कर रहा हो। आशी अपनी हंसी दबाती हुई बहुत संजीदा लहजे में बोली। वो रिजा को तंग करना चाहती थी। हाय अल्लाह आशी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है ये सब। रिजा ने आशी का हाथ जोर से जकड़ लिया। ये फूल और उस दिन के बारे में सोच के ही उसकी जान जाने लगी। उसे लग रहा था ये सब पुरस्कार तौर पर उसके साथ हो रहा है। इसका ताल्लुक इस इंसान से ज़रूर है जो उस दिन आया था। हा 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 हा। रिजा यार, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गई। देखो, टेंशन मत लो, हो सकता है कि किसी पुरानी दोस्त ने
कोरियर किया हो। तुम भी ना आशी, आशी ने हंसते हुए रिजा को समझाया। पर आशी, ऐसे कैसे? मतलब अगर किसी दोस्त ने भेजा होता तो नाम तो लिखा होता ना। रिजा का दिल किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था कि किसी दोस्त ने उसे ये तोहफा भेजा है। वो बहुत परेशान हो रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि उस रात वाले इंसान और उन चीज़ों का कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक होगा। देखो रिजा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा कोई पुराना दोस्त सरप्राइज करना चाह रहा होगा। आशी उठी और गुलाब के फूलों को वाज में सजा दिया। वो फूल बहुत हसीन लग रहे थे। अच्छा छोड़ो, ये चूड़ियां और पायल किसी ने तोहफे में भेजी है, ट्राई तो करो। आशी रिजा की तरफ आई, पर रिजा काफी हिचकिचा रही थी। पर कुछ नहीं। आशी ने रिजा का हाथ पकड़ा और लाल चूड़ियां उसके हाथों की जीनत बना दी। फिर आशी ने उसके पाँव में पायल पहना दी। वो पायल रिजा के पाँव में बहुत हसीन भी लग रही थी। वाह रिजा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये पायल तो बहुत हसीन लग रही है तुम्हारे पाँव में, आशी ने रिजा से कहा। रिजा ने चूड़ियों पे हाथ फेरा जो शोर करने लगी। रिजा के चेहरे पे नर्म सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, जो भी हो, मैं चाय बना के लाती हूँ, तुम यहीं बैठो, आशी ने कहा तो रिजा ने सर हाँ में हिलाया। आशी किचन में चली गई। रिजा अभी भी परेशान थी कि ये सब किसने भेजा होगा, कौन हो सकता है इन सब के पीछे। अचानक टेलीफोन बजा। रिजा ख्यालों में गुम थी। फोन की आवाज़ से चौंकी। वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसकी पायल की छन छन फिजा की खामोशी में खलल डाल रही थी। वो फ़ोन के पास आई और फ़ोन उठाया। इससे पहले कुछ बोलते एक मर्दाना बारौब आवाज़ स्पीकर से उभरी। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अहद ने मुस्कुराते हुए रिचा से कहा। वो अभी ऑफिस में अपने कैबिन की ग्लास वॉल से बाहर के मंजर देख रहा था, और लेकिन रिजा को इमेजिन कर रहा था। चॉकलेट ब्राउन सूट में मलबूस, पैंट की पॉकेट में हाथ डाले, ब्राउन बाल माथे पे बिखरे थे। अपनी ग्रे आंखों में रिजा का हसीन सरापा लिए बस मुस्कुराए जा रहा था। कौन हो तुम, और क्यों कर रहे हो ये सब? रिजा की ये बात सुन के टांगें कांपने लगी। किसी लड़के ने उसे ये सब भेजा है, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में अहद से पूछा। अहद को उसकी आवाज़ में वाज़ह डर महसूस हुआ। अहद उसकी बात में मुस्कुराया। उसकी नज़र ग्लास के बाहर थी। वो नीचे आती जाती ट्रैफिक को देखते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला, अरे जान, फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारा साया हूँ, और जहाँ तक बात सब करने की है, तो अपने इश्क की खातिर मैं जान ले सकता हूँ। तो ये तो छोटा सा तोहफा है। ये तोहफा कुछ नहीं है। मेरा बस चले तो सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे इन हसीन पैरों में ढेर कर दूँ, जिसमें तुमने अभी वो चांदी की पायल पहन रखी है। अहद बस मुस्कुराए जा रहा था। अगर आम हालात होते तो वो कब का अहद को पहचान चुकी होती, लेकिन डर के मारे तो उसके पाँव भी ठंडे पड़ गए थे। तो तुम्हें कैसे पता ये सब? रिजा ने घबराहट के मारे टूटे फूटे अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरी जानम, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा साया हूँ। तुम्हारी हर छोटी छोटी खबर है मुझे। तो तुम वही हो ना जो उस दिन शादी में? रिजा को शक हो चुका था कि ये वही इंसान है जिसने उस दिन उसे छुआ था। वो कुछ बोलती, आहत ने उसकी बात काटी। हाँ, मेरे अलावा तुम्हें छूने की कौन हिम्मत कर सकता है? रिजा काफ़ी डर चुकी थी। उसके आंसू खुद बहुत निकलना शुरू हो चुके थे। अहद को उसका रोना महसूस हुआ। और हाँ, अपने आंसू ज़ाया मत करो और रोना बंद करो, अहद गुर्राया। रिजा ने फौरन आंसू साफ किए। वो फौरन रखने ही वाली थी कि अचानक अहद की आवाज़ उभरी। ये चूड़ियाँ जिनकी झनकार मैं यहाँ तक सुन सकता हूँ, और पायल जो अभी तुम्हारे पाँव में मज़ीद खूबसूरत लग रही होगी, उसे उतारने की कोशिश मत करना। तुम जानती नहीं हो मुझे। अगर ऐसा कुछ किया तो मैं खुद वहाँ आकर तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊँगा। और मुझे पता है कि तुम अभी घर में सिर्फ अपनी दोस्त आशी के साथ हो, तो सोच लो। अहद ने उसे धमकी दी। वो जानता था वो ऐसा कुछ ज़रूर करेगी। वो कभी ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया था। वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, बस रिजा के मामले में थोड़ा सा टची हो रहा था। वो चाहता था कि बस किसी भी सूरत में रिजा खुश रहे। क्यों कर रहे हो? देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं एक माजूर लड़की हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज़, रिजा ने आंसू साफ करते हुए कहा। अहद को उसके लहजे में इल्तिजा महसूस हो रही थी। अहद ने आंखें मूंदी। उसकी माजूरी वाली बात से उससे बहुत तकलीफ हुई थी। उसने झट से आंखें खोली और गुस्से से दहाड़ा। खबरदार, जो कभी खुद को माजूर कहा तो, तुम्हारी ये कमी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, समझी? और याद रखना, तुम्हारा साया हूँ मैं, तुम्हारी परछाई, इसलिए मुझे कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नजर ना आए। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे कितने करीब हो, मेरे सीने में। अहद ने अपने सीने पे हाथ रख दिया। रिजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
रिचा ने फौरन फ़ोन रखा। वो बिल्कुल शॉक में थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा था उसके साथ। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उस जैसी मासूम लड़की के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। रिचा, ये देखो, मैंने चाय के साथ पकौड़े भी बनाए हैं। रिचा सोच में डूबी थी, काफ़ी परेशान भी थी। अभी वो टेबल के सहारे खड़ी थी। अचानक आशी की आवाज़ से चौंकी। उसने फौरन आंसू साफ कर लिए। उसे लग रहा था आशी की आशिक वाली बात सच हो गई है। हाँ आशी, अच्छा किया। रिचा ने लड़खड़ाते लहजे में कहा। वो उंगलियां मरोड़ रही थी। आशी को उसका रवैया अजीब लगा था। क्या हुआ रिचा, तुम ठीक तो हो ना? आशी ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। वो हैरान थी कि थोड़ी देर पहले रिचा को तो वो ठीक छोड़ कर गई थी। अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ आशी। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, चाय दो मुझे। रिचा ने उसकी बात टाली। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। वो बार बार चूड़ियों पे हाथ फेर रही थी। वो चूड़ियाँ उतारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उस इंसान का भरोसा नहीं कर सकती थी जो उसकी एक एक खबर रख सकता था। वो कुछ भी कर सकता था। आशी ने इस बात में सर हिलाया और उसे चाय दी। वो बस सोच में डूबी थी कि जाने क्या इलाज किया जाए इस इंसान का। डर भी बहुत लग रहा था उसे। आहत फ़ोन बंद करने के बाद भी उसे ही खड़ा साइड स्माइल दे वहीं खड़ा साइड स्माइल दे रहा था। सामने के मनाजिर देख रहा था। काफ़ी हैरान था अपनी बचकाना हरकतों पे। उसने टेबल से अपनी कॉफ़ी उठाई जो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन रिजा के ख्यालों में गुम मुस्कुराता वो ठंडी कॉफ़ी ही पी रहा था। शायर ने क्या खूब कहा है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हैदर, जो अभी अभी अहद के कैबिन में आया था, उसे वो रिजा से बातें करता सुन चुका था और अंदर आते ही उसने शेर पढ़ा। अहद उसे ऐसे देखने लगा जैसे बोल रहा हो क्या। अबे ऐसे मत देख, सही कह रहा हूँ। इश्क वाकई नहीं आसान। देख, रिजा के इश्क में ठंडी कॉफ़ी पी रहा है तू। हैदर ने कॉफ़ी की तरफ इशारा किया तो अहद को महसूस हुआ कि वो कब से ठंडी कॉफ़ी पी रहा है। उसने कॉफ़ी का मग साइड पे रख दिया। कुछ काम था तुझे या फजूल बातें करने आया है? अहद अपनी कुर्सी पे बैठता लैपटॉप पे काम करने लगा। हाँ ना, बात ये है कि उसने हिचकिचाते हुए कहा तो अहद ने उस पर एक नज़र डाली और फिर से बिजी हो गया काम में। बोल, मैं सुन रहा हूँ, अहद ने नॉर्मली कहा। अबे इसे तू साइड कर दे, अब सुन मेरी बात। हैदर ने झंझला के लैपटॉप साइड पे किया। अहद उसे बेजारी से देखने लगा। यार, तो अपनी होने वाली साली यानी रिदा को मेरा बनाने में मदद कर दे, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, हैदर ने मासूमी से अहद से कहा। तो अहद का मुंह खुल गया। काफ़ी हैरान था अपनी दोस्त की इस डिमांड सुनकर। बेहुदा इंसान कैसे मुंह फाड़ के रिदा को मांग रहा है, तू जानता है ना रिदा की मंगनी हो चुकी है। अहद ने हैदर को समझाने की कोशिश की। देख अहद, मुझे नहीं पता, मुझे बस रिदा चाहिए। मॉम डैड को भी मैं रिदा के बारे में बता चुका हूँ। जैसे तू रिजा से इश्क करता है वैसे मैं भी रिदा से इश्क करता हूँ यार। हैदर एकदम संजीदा हो गया। उसे हर हाल में रिदा चाहिए थी। हैदर, तू पागल है? अंकल आंटी को बताने की क्या ज़रूरत थी? उसकी मंगनी हो चुकी है, तू जानता है ना, तेरा एक गलत कदम उसके दामन को दागदार कर सकता है। अहद उठ के हैदर के पास गया। उसके कंधे पे हाथ रख के उसे समझाने की कोशिश करने लगा। हैदर, जो हाफ वाइट कलर की शर्ट के साथ डार्क ब्लू जीन्स में मलबूस था, हमेशा शरारतें करने वाला हैदर सौगवार लग रहा था। उस पर ये संजीदगी सूट कर रही थी। अहद, मंगनी हुई तो टूट भी सकती है, कौन सी उसकी शादी हुई है, और अगर शादी भी हुई होती तो तलाक भी हो सकती है। अहद यार, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे वो चाहिए। हैदर अहद से बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह जिद कर रहा था। अहद ने ठंडी सांस हवा के सुपुर्द की। हैदर, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूँ। अहद ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट अपने दिलकश चेहरे पे जीनत बनाई। हैदर ने जोर से अहद को गले लगाया। वो जानता था अपने दोस्त को वो उसकी खातिर कुछ भी कर सकता था। थैंक्स यार। अहद हैदर से अलग हुआ। इतने में कैबिन का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। इजाज़त मिलते ही रिदा अंदर आई। हैदर का चेहरा तो खुशी से खिल उठा था। जहाँ पहले संजीदगी थी वहाँ अब बस मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी। आइए मिस रिदा। रिदा को अहद ने कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। रिदा बैठ गई। अहद अपनी चेयर पे वापस बैठ गया। हैदर भी रिदा के साथ वाली कुर्सी पे ही बैठ गया। सर, ये फ़ाइल साइन करवानी थी। रिदा ने एक फ़ाइल अहद के सामने की। अहद उस फ़ाइल को गंभीरता से स्टडी करने लगा। हैदर अपनी कोहनी टेबल पर टिकाए मुंह के नीचे हाथ रखे रिदा को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। रिदा, जो अहद की तरफ मुतवज्जा थी, खुद पे नज़रों की तपिश महसूस करते हैदर की तरफ मुड़ी। उसने हैदर को सवालिया नज़रों से देखा। हैदर उसके देखने पे गड़बड़ा गया। वो इधर उधर देखने लगा। रिदा को उसे देख हैरत हुई। अहद ने फ़ाइल साइन करके रिदा को दी।
रिदा जाने लगी तो हैदर ने उसे रोका। मिस रिदा। रिदा उसकी आवाज़ से मुड़ के उसे देखने लगी। यस सर। रिदा ने नेवी ब्लू कलर का प्रिंटेड सूट पहना था, साथ सफ़ेद रंग का दुपट्टा सर पे टिकाए हैदर को सवालिया नज़र से देखने लगी। मिस रिदा, वो फैसल साहब वाली डील का क्या हुआ? हैदर को कुछ समझ ना आया कि उसे कैसे रोके, तो किसी डील का सहारा लेके उसे रोक लिया। बस वो चाहता था वो उसके सामने हो और वो उसे बस देखता ही रहे। अहद का दिल किया कि अपना सर पीट ले। पिछले महीने वो डील फाइनल हो चुकी थी और वो क्या कर रहा है? उसकी इन हरकतों से रिदा को शक हो जाएगा। सर, वो डील तो पिछले महीने साइन हो चुकी है। रिदा ने अजीब नज़रों से हैदर को देखा। हैदर ने अहद को इशारा किया, जिसने उसे घूरी दी तो वो समझ गया कि उसने रायता फैला दिया है। वो मिस रिदा, लगता है हैदर भूल गया है डील के बारे में, इसीलिए पूछ रहा था, है ना हैदर? अहद ने बात संभाल ली, वरना रिदा को तो शक हो जाता। हैदर की लौ देती नजरें ही उसे अजीब लग रही थी। और अब उसकी बातें। अहद ने हैदर को घूरा, जो अभी भी रिदा को ही देख रहा था। अहद ने टेबल पे धरे उसके हाथ पे हल्के से पेपर वेट मारा। रिदा ने अहद की ये हरकत नहीं देखी। आ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हैदर की हल्की सी चीख निकली तो रिदा को हैरानगी से देखते उसने फौरन अहद की हाँ में हाँ मिलाई। मिस रिदा, अब आप जा सकती है। अहद ने सिर्फ इतना ही कहा। हैदर तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जाए। यस सर, रिदा ये कहती बाहर निकल गई। हैदर के बच्चे, होश से काम लिया कर, गधे, अभी तेरी हरकतों से उसे शक हो जाता। हैदर ने रिदा के जाते ही उसके सर पे चपत लगाई। हैदर बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। अभी अगर रिजा तेरे सामने हो तो मैं देखूं? मेरे भाई, मोहब्बत है ही ऐसी चीज़, जब महबूब आपके सामने हो तो फिर आशिक को किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। हैदर ने आंख दबाते अहद से कहा। अहद ने हंसते हुए कहा, ओ सड़क छाप आशिक, महबूब को देखने के अलावा और भी काम है, उन पे भी तवज्जो दे दीजिए, आपका भला हो जाएगा और कंपनी का भी। अहद ने कहा तो हैदर भी कहाँ कम कम था, फौरन बोला, आप भी रिचा को बार बार कॉल्स करके परेशान करने के बजाय काम कर लीजिए। बहुत बेकार हो गए हैं आप। हम तो फिर काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो उसके ख्यालों में ही गुम है। ज़रा तवज्जो दे दीजिए खड़ूस मजीद। हैदर ये कहता खड़ा हुआ उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि अहद उस तक पहुंचता वो भागता हुआ बाहर निकल गया। ये नहीं सुधरेगा कभी। अहद अफसोस से सर हिला रहा था। उसे रिदा के लिए बुरा लग रहा था कि किस गधे के साथ बनने वाली है वो। हेलो अहद सर। अहद अपने बेड पे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसके कमरे में हल्की रोशनी थी, कुछ रोशनी चांद की भी थी। चांदनी छन करके उसके कमरे में दाखिल हो रही थी। वो काम में मगन था। अचानक उसका फ़ोन बजा। देखा तो असफंद का कॉल था। हाँ असफंद, बोलो, इतनी रात को क्यों कॉल किया है? अहद ने टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। असफंद की इस वक्त कॉल देख के वो काफ़ी परेशान हो गया था। कहीं रिजा के बारे में तो कुछ नहीं? सर, मुझे आपको ज़रूरी बात बतानी है। आपका फ़ोन मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था। असफंद ने परेशानी से कहा। क्या बात है असफंद, परेशान लग रहे हो? क्या हुआ? रिजा ठीक तो है ना? अहद ने लैपटॉप साइड पे रख लिया, फ़ौरन खड़ा हो गया, चलते चलते खिड़की तक आया जहाँ से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने परेशानी से असफंद से पूछा, सर, वो आज एक अजीब पुरस्कार सा बंदा रिजा मैम के घर के आसपास मंडला रहा था, लोगों से उनके बारे में पूछ रहा था। जब मैं उस तक गया तो गायब हो गया। असफंद ने अहद को बताया तो अहद वाकई परेशान हो गया। कौन था वो, कुछ पता चला? अहद ने उसे तशवीश से पूछा। उसके लहजे में साफ परेशानी झलक रही थी। नहीं सर, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला। कुछ पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ध्यान से असफल, मुझे इस इंसान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और देखना कोई भी नामालूम इंसान रिजा के आसपास भी ना भटके। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अहद ने उसे हिदायत की। यस सर। ये कह के उसने फ़ोन रख दिया। अहद वाकई परेशान हो गया था। कौन था वो शख्स जो रिजा के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था? कहीं रिजा को कोई खतरा तो नहीं था? अहद आसमान की तरफ देख रहा था। चांद में उसे रिजा का चेहरा नजर आ रहा था। जानम, बहुत जल्द तुम मेरे पास रहोगी। अब और नहीं रहा जाता मुझे तुम्हारे बगैर। अहद रिजा से मुखातिब था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सफ़ेद और नीले पर्दे हवा में लहरा रहे थे। अहद के बाल भी उड़ रहे थे। उसके दादाजी भी उससे कटे कटे से रहने लगे थे। दादी ने शायद उसे रिजा के बारे में बता दिया था। वो जानता था कि वो दादाजी को मना ही लेगा, लेकिन अभी उसे सिर्फ रिजा की टेंशन थी। उससे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कौन था वो? रिजा को नींद नहीं आ रही थी। रात के 11 बज रहे थे। वो घर के छोटे से सहन में खड़ी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसके काले बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार उन्हें झटक रही थी।
सफ़ेद पटियाला शलवार पे सफ़ेद ही कुर्ती पहने, सफ़ेद दुपट्टा गले में डाला हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। सफ़ेद कपड़ों में वो इस हसीन चांदनी का हिस्सा लग रही थी। वो अभी भी इसी ख्याल में गुम थी। उसे गिफ्ट भेजने वाला शख्स कौन था? वो काफ़ी गुमसुम सी थी। रिदा ने पूछा तो उसने सरदर्द का बहाना कर दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने चूड़ियों को हाथ से छुआ। उसे उस इंसान पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से चूड़ियाँ उतारी और ज़मीन पे ज़ोर से दे मारी। चूड़ियाँ चकनाचूर हो गई, लेकिन वो पायल जो उसके पाँव की जीनत बन चुकी थी, उसके बारे में वो भूल गई थी। आखिर क्यों कर रहा है वो इंसान ये सब? रिजा मुसलसल बड़बड़ा रही थी, परेशानी से उसकी जान जा रही थी। उंगलियां मरोड़ती वो सोच रही थी कि आखिर उस इंसान का मकसद क्या है। तुम्हारी मोहब्बत में जानम। रिजा अपने ख्यालों में गुम थी। अचानक अपने पीछे वही बारह मर्दाना आवाज़ सुन के उसकी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे हो गई। आज के जब से असफन ने उस नामालूम इंसान के बारे में बताया था, वो बेचैन हो चुका था। नींद उससे आ नहीं रही थी। उसका दिल रिजा को देखने का कर रहा था। दिल की आवाज़ पे लब्बैक कहता वो तैयार हो गया। ब्लू जीन्स पे ब्लैक हुडी पहन ली और गाड़ी लेके रिजा के घर के बाहर आ पहुंचा। वो जल्दी से अंदर कूदा। अचानक दूसरी तरफ से किसी की बड़बड़ाहट की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो उस तरफ चला गया तो देखा रिजा सफ़ेद लिबास में चांद की रोशनी में दमक रही है। सबसे बढ़कर उसकी नाक की लौंग उस पे अहद को दिल हारता हुआ महसूस हुआ। वो पलक झपकाए बगैर उसे देखने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इससे पहले वो उस तक पहुंचता रिजा ने गुस्से में चूड़ियां तोड़ दी। अहद उसकी हरकत में मुस्कुराने लगा। उसे रिजा के गुस्से पे प्यार आ रहा था। रिजा ने उसकी आवाज़ सुनी। उसने इससे पहले वो चीखती, अहद ने उसके लबों पे हाथ रख दिया। रिजा की तो जान ही निकल गई उसके छूने से। उसका लम्स महसूस करते रिजा के जिस्म में सनसनाहट हुई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अहद का एक हाथ उसके होठों पे और दूसरे से उसने रिजा की कमर जकड़ चुकी थी। रिजा उसके हिसार में चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी। मैंने कहा था ना जानम, चूड़ियाँ मत उतारना, लेकिन तुमने तो तोड़ दी। वेरी बैड। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा साया हूँ। तुम्हारे हर पल की खबर मुझे है। मैं सब तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब हूँ। तो इस हिमाकत की वजह? अहद ने उसके कान में सरगोशी की। रिजा तो उसके सहारे ही खड़ी थी, वरना कब की ज़मीन बोस हो चुकी होती। रिजा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अहद ने उसकी तरफ देखकर उसे कहा, हाथ हटा रहा हूँ। अगर तुम चीखी तो तुम्हारे लिए ही मसला होगा। समझ तो रही होगी ना तुम? अहद ने उसे कहा तो रिजा ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि नहीं बोलूँगी। अहद ने मुस्कुरा के उसके लबों से नरमी से हाथ हटाया। कौन हो तुम? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? देखो प्लीज़ ये सब बंद कर दो। गलत है ये। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रिजा अभी भी मुकम्मल उसके हिसार में थी। रिजा ने रोते हुए कहा। उसने हाथ जोड़े तो अहद ने उसके हाथ नीचे किए। ऐसा मत करो मेरी जान, मुझे तकलीफ़ होती है तुम रोती हो तो। ठीक है अभी जा रहा हूँ, मगर याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। खुद को तकलीफ़ देना बंद करो और अपना ख्याल रखना। अहद उसके बाल जो बार बार उड़ के चेहरे पर आ रहे थे, उन्हें हाथों से पीछे करने लगा। उसने रिजा के आंसू साफ किए और नाक की लौंग को छू के पीछे हो गया। इससे पहले वो जज्बात में बहता और कुछ गलत कर बैठता, वो जाने लगा। रिजा तो बस बेहोश होने वाली थी। अचानक एक मर्द उसकी ज़िंदगी में आंधी तूफान बन के आया था। और मेरी बात याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। अहद ने ये कह के दीवार फलांगी। रिजा बहुत हैरान थी कि वो इंसान ये भी कर सकता था। वो थर थर काँप रही थी। ये सोच उसे खाए जा रही थी कि आखिर वो है कौन जो उसे अपना साया कहता है। उसकी खुशबू और आवाज़ तो जानी पहचानी थी, लेकिन रिजा को याद नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ उसने कहाँ सुनी थी। रिजा इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहद के जाने के बाद तो जैसे रिजा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। वो वहीं जम गई थी। रिदा की आंख खुली तो बेड पे रिजा की खाली जगह पाकर वो काफ़ी परेशान हो गई। टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। रिजा इतनी देर रात तुम अब तक जाग रही हो? रिदा रिजा इतनी देर तक नहीं जागा करती थी। रिदा उसे ढूंढती ढूंढती सहन में पहुंची तो देखा सामने रिजा किसी ख्याल में गुम थी। रिदा की आवाज़ पे रिजा होश की दुनिया में लौटी। आपी वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, रिजा ने हाथ मरोड़ते हुए कहा। रिदा जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो देखा लाल चूड़ियाँ टूटी हुई है और ज़मीन पे कांच बिखरे हुए हैं। रिदा ध्यान से पाँव ज़मीन पे रखती रिजा तक पहुंची। रिजा तुमने ये चूड़ियाँ क्यों तोड़ दी?
रिदा ने उसके कंधे पे हाथ रखा। रिजा का दिल किया आप ही को सब बता दे, लेकिन वो डर रही थी कि कहीं वो इंसान वापस ना आ जाए। उसकी आंखें भर आई। खुद पे काबू पाते ही रिदा की तरफ मुड़ी। आप ही मुझे चूड़ियां तंग कर रही थी, इनका शोर मुझे इरिटेट कर रहा था, बस इसलिए गुस्से में तोड़ दी। रिजा ने झूठ बोला। उसका दिल कर रहा था कि दहाड़े मार मार के रोए। उस इंसान का खौफ उसे खाए जा रहा था। अपनी पलकों की आड़ में वो अपने आंसू छुपा रही थी। रिदा उसकी बात पे मुस्कुरा दी। रिजा, ये तो गलत बात है। ये चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत है। मुझे आशी ने बताया था कि ये तुम्हें किसी दोस्त ने भेजी है, तो किसी के खुलूस को इन चूड़ियों की तरह चकनाचूर कर देना अच्छी बात नहीं है। और मेरी इतनी पोलाइट और धीमे मिजाज वाली बहन को कब से इतना गुस्सा आने लगा? रिदा ने उसके कंधे पे हाथ धरा हुआ था। उसे रिजा का रवैया अजीब सा लग रहा था। रिदा की बात पे रिजा उसके गले लग गई। धीमी हवा चल रही थी, दोनों के बाल उड़ रहे थे। रिदा अचानक रिजा की हरकत पे हैरान हुई। उसे महसूस हुआ कि रिजा का जिस्म लरज रहा है और वो रो रही है। रिजा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे, क्या हुआ? रिदा ने परेशानी से पूछा। रिजा बस रो रही थी, दिल का बोझ हल्का कर रही थी। रिदा उसके बाल सहलाती उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। बस ऐसे ही आपी, आज मुझे अब्बू की बहुत याद आ रही है। अगर आज अब्बू हमारे साथ होते तो ये सब तकलीफ़ें जो हम फेस कर रहे हैं ये सब ना होती, हालात कुछ और होते। रिजा ने खूब रो लेने के बाद जब अपने दिल से बोझ हल्का होता महसूस हुआ तो रिदा से अलग हुई। आहत का उसकी ज़िंदगी में यूँ आंधी तूफान बन के आना, उसकी महरूमी, ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। सुबह से उसे अब्बू की भी बहुत याद आ रही थी। रिजा की बात पे रिदा की भी आंखें भर आई। इब्राहिम साहब की कमी उसे भी बहुत महसूस होती थी, लेकिन वो क्या करती, मजबूत तो बनना पड़ता है। आखिर घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी। रिदा ने पहले अपने आंसू साफ किए और फिर रिजा के आंसू साफ किए, जो खड़ी सी कर रही थी। रिजा अब्बू के जाने के बाद ज़िंदगी में अपनी खुलासी पैदा हो गई है, जो कभी कोई भी नहीं भर सकता। रिजा, लेकिन रिजा, ऐसे खुद को तकलीफ़ मत दो। चलो अब अंदर चलो, रात काफ़ी हो गई है ना। रिदा ने उसे समझाया और अंदर ले आई। रिदा का दिल भी काफ़ी बेचैन हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला है। रिजा की नींद आहत की वजह से उड़ी हुई थी और रिदा को बेसुकूनी थी। आहत गाड़ी की चाबी घुमाता सीटी बजाता घर में दाखिल हुआ। ये वो अहद नहीं था जो हर वक्त संजीदा रहा करता था। आजकल उसके रंग ढंग ही बदले हुए थे। बचकाना हरकतें कर रहा था। उसे खुद के रवैये पे भी हैरानगी हो रही थी। सारे घर वाले भी उसके बदले बदले रवैये से हैरान थे। अहद, कहाँ से आ रहे हो तुम? और क्या वक्त है ये? और क्या हरकतें शुरू कर रखी है तुमने? अहद घर में दाखिल हुआ कि दादाजी की रौबदार आवाज़ से रुक गया। उसने मुड़ के दादाजी को देखा, जो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। कैसी हरकतें दादू? अहद ने नासमझी से दादू की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहे थे। बरखुरदार, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं है? तुम आजकल क्या करते फिर रहे हो? एक अंधी लड़की के पीछे बावले हो चुके हो। दादू ने गुस्से से कहा तो रिजा को अंधा कहने पे अहद की गर्दन की रगें तन गई। उसने अपना हाथ मुट्ठी की सूरत में बंद कर लिया, खुद पे काबू पाने की कोशिश करने लगा। दादू प्लीज़, आपको जो कहना है मुझे कहिए, लेकिन रिजा को बीच में मत घसीटें। अहद ने गुस्से पे काबू पाते बहुत आराम से कहा। वो दादाजी से बदतमीजी नहीं करना चाहता था। काजिम साहब उसकी बात सुन के तैश में आ गए। क्यों ना घसीटूं मैं उसे? जानते भी हो तुम एक अंधी लड़की की वजह से मरहा का दिल तोड़ रहे हो। काजिम साहब को अपनी इकलौती पोती मरहा की टेंशन थी। अहद समझ गया कि सब मरहा का किया धरा है। दादू, वो अंधी लड़की मेरी मोहब्बत है। और दिल तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई दादू? मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि मैं मरहा को नहीं चाहता, तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैं उसी से शादी करूंगा जो मेरे दिल में बसेगी, और रिजा मेरे दिल में बस चुकी है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता दादू। अहद ने काजिम साहब का हाथ पकड़ा और उन्हें समझाने लगा। काजिम साहब को अहद की बातों में शिद्दत और जुनून महसूस हुआ। पहली बार अहद के लहजे में मोहब्बत थी किसी लड़की के लिए। अहद, समझने की कोशिश करो, मरहा नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर बेटा, उससे शादी कर लो। काजिम साहब का लहजा अभी नर्म था। वो बहुत धीरे से अहद को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो मरहा और अहद दोनों को खुश देखना चाहते थे। दादू, मैं भी रिजा के बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मरहा को कोई और मिल जाएगा दादू, लेकिन रिजा, उसे कोई उसकी कमी के साथ नहीं अपनाएगा। मेरे लिए उसकी कमी कुछ नहीं है दादू। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत ही उसकी आंखों की रोशनी बनेगी। अहद ने दादू की आंखों में देखा। काजिम साहब को अहद की आंखों में इल्तिजा नजर आई। रिजा की बेतहाशा मोहब्बत नजर आई। मरहा की आंखों में भी उन्होंने ऐसी शिद्दत नहीं देखी थी। मरहा की आंखों में उन्हें जिद ही जिद नजर आ रही थी।
बेटा, मुझे उसकी माजूरी से कोई मसला नहीं है, ये तो अल्लाह के काम है, तुम उसे चाहते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मरहा, काजिम साहब रुक गए। दादू, आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ ना, तो मेरी खुशी रिजा के साथ है, मुझे रिजा चाहिए, अहद ने जुनूनी अंदाज में कहा। काजिम साहब जानते थे अहद को बचपन में अपनी पसंदीदा चीज़ के लिए वो कुछ भी करता था, लेकिन उसे हासिल करके रहता था। बहुत ज़िद्दी था वो, पर यहाँ बात उसकी मोहब्बत की थी। वो कैसे पीछे हट सकता था? मरहा भी ज़िद्दी थी, लेकिन अहद के आगे आज तक कोई भी नहीं टिक पाया था। काजिम साहब को अपने पोते को अच्छी तरह काजिम साहब अपने पोते को अच्छी तरह जानते थे। वो किसी बात पे अड़ जाए तो वो काम करके ही रहता था। पर बेटा मरहा, दादू ने फिर से कोशिश की, लेकिन वो अहद ही क्या जो मान जाए। प्लीज़ दादू, मेरी खातिर, अहद के लहजे में इल्तिजा थी। काजिम साहब मुस्कुराए और अहद के कंधे पे हाथ रख के बोले, बहुत ज़िद्दी हो तुम। चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए रिजा हमें कबूल है। उनकी बात पे तो जैसे अहद को ज़िंदगी मिल गई। वो खुशी से उनके गले लगा। आज तक काजिम साहब ने अहद को इतना खुश नहीं देखा था। वो यही तो चाहते थे कि वो भी खुल के मुस्कुराए। थैंक यू सो मच दादू। अच्छा, अब बताओ कब तक जाना है तुम्हारी रिजा के घर? काजिम साहब ने अहद से पूछा तो अहद ने सोचा पहले हैदर का कुछ कर लूँ। दादू, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, अभी कुछ ज़रूरी काम है वो निपटा लूँ, अहद ने काजिम साहब से कहा। तो काजिम साहब मुस्कुराए, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा, पर जल्दी ही करना। काजिम साहब के कहने पे अहद ने इस बात में सर हिलाया। काजिम साहब उसका कंधा थपथपाते रूम में चले गए। अहद भी मुस्कुराता रूम में पहुंचा। फ्रेश होने के बाद बेड पे लेट गया। सर के नीचे हाथ रखे रिजा की बौखलाहट को सोचकर मुस्कुराने लगा। बहुत जल्द तुम मेरी होगी जान। इससे मुखातिब गहरा मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम हो गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।